वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट, बीएससी बीएड फर्स्ट। सब्जेक्ट आपका है जूलॉजी और ये आपका पार्ट नंबर 22 बुक चल रही है आपकी सेल बायोलॉजी। आज हम सेल बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में। सेल स्ट्रक्चर्स में आज हम नेक्स्ट प्रकार के किसी कोशिकांग की बात करेंगे और वो आपका कोशिकांग है राइबोसोम। आज हम बात करेंगे राइबोसोम की। अब देखिए स्टूडेंट्स, राइबोसोम क्या है। राइबोसोम आपको पता है कि राइबोसोम जो एक है प्रोटीन सिंथेसिस की एक यूनिट है। क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट, यानी कि प्रोटीन की यह क्या है? फैक्ट्री है। इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में भी जानते हैं। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में भी क्या होते हैं? जाने जाते हैं। अब देखिए राइबोसोम को सबसे पहले क्लाउडे ने, किसने देखा था? क्लाउडे ने माइक्रोस्कोप द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सबसे पहले देखा था। सबसे पहले जो क्लाउडे ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसे देखा। और जो आपके पैलेडे ने क्या किया था? पैलेडे ने इसे सबसे पहले क्लाउडे ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा और इस प्रकार के अंग को क्या नाम दिया? इस प्रकार के कोशिकांग को नाम दिया माइक्रोसोम नाम दिया। बाद में पैलेडे ने इसे एनिमल सेल्स के अंदर देखा और इसका नाम क्या दिया? राइबोसोम नाम दिया। तो क्लाउडे ने इसे माइक्रोसोम कहा, जबकि पैलेडे ने इसे क्या कहा? पैलेडे ने इसे राइबोसोम नाम दिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो राइबोसोम होते हैं ये कहाँ उपस्थित होते हैं, किस किस प्रकार की कोशिका और किस किस प्रकार के कोशिकांग में उपस्थित होते हैं। यानी कि राइबोसोम की उपस्थिति की बात कर लेते हैं। अक्यूरेंस यानी कि इसकी उपस्थिति, उपस्थिति की बात करते हैं तो राइबोसोम जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में कुछ कोशिकांगों में भी इनकी उपस्थिति देखी गई है। देखिए, मैंने कल बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जब हम केमिकल कंपोजिशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी क्या था? राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ये फैले रहते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट सेल का क्लोरोप्लास्ट में भी ये राइबोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अब हम बात कर लेते हैं कि संख्या की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ राइबोसोम। यानी कि किसी कोशिका में यदि राइबोसोम है तो ये राइबोसोम कितनी संख्या में उसमें उपस्थित होंगे। देखिएगा, ये जो संख्या होती है ये कोई निश्चित संख्या नहीं होती है कि राइबोसोम की संख्या कितनी होती है। लेकिन राइबोसोम की जो हम बात करते हैं कि राइबोसोम बना किसका होता है? राइबोसोम हमेशा ही बना होता है आरएनए और प्रोटीन का। किसका बना होता है?
आरएनए का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। अब देखिए तो राइबोसोम की संख्या जो होती है, नंबर ऑफ राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए के समानुपाती होते हैं। किसके अनुपाती होते हैं? आरएनए के समानुपाती होते हैं। यानी कि जितने आरएनए होते हैं उसके समानुपात में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम की संख्या पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि राइबोसोम की आकृति कैसी होती है, आकार कैसा होता है। राइबोसोम का आकार, राइबोसोम के आकार की बात करते हैं तो राइबोसोम की आकार व आकृति के रूप में ये गोलाकार रूप में पाया जाता है और हमेशा ही ये गोलाकार रूप में ही पाया जाता है। ये आकार अपना परिवर्तित नहीं करता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे कोई कोशिकांग हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। तो ये तो बात की एक्यूरेंस की और नंबर ऑफ है राइबोसोम की। अब हम बात कर लेते हैं राइबोसोम की संरचना की बात कर लेते हैं। मुख्य टॉपिक है आपका राइबोसोम की स्ट्रक्चर। तो राइबोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है देखिए। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए राइबोसोम। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के चारों ओर किसी भी प्रकार की क्या नहीं पाई जाती है? मेम्ब्रेने नहीं पाई जाती है। अर्थात ये एक प्रकार का मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली होता है। राइबोसोम के चारों ओर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेने नहीं पाई जाती है, अर्थात ये झिल्ली रहित एक कोशिकांग होता है। अब राइबोसोम की संरचना देखते हैं कि राइबोसोम हमें पता है किसका बना होता है। राइबोसोम आपका बना होगा आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। अब राइबोसोम की संरचना, राइबोसोम के अंदर राइबोसोम हमेशा होते हैं ये 2 सब यूनिट के अंदर होते हैं। कितनी सब यूनिट होती है इसके अंदर? 2 सब यूनिट के बने होते हैं। 2 सब यूनिट के बने होते हैं और संरचना में कैसे होते हैं? राउंड शेप्ड या गोलाकार संरचना के रूप में होते हैं। राइबोसोम की यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको इस प्रकार से नजर आएगी। राइबोसोम की स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से नजर आएगी। गोलाकार सी स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। ये क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम के ये बीच में क्या है? विदर, दरार या क्लेफ्ट। ये क्या है? इसकी क्लेफ्ट है। विदर है, दरार है या क्लेफ्ट है। ये इसकी सब यूनिट ये क्या होगी? लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। और ये क्या होगी आपकी? इसमें स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। अर्थात राइबोसोम जो होते हैं वो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट 2 यूनिट्स के बने होते हैं और इनके बीच में क्या पाई जाती है? क्लेफ्ट पाई जाती है। और इस क्लेफ्ट में क्या होता है? इस क्लेफ्ट में मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, यानी कि ये जो क्लेफ्ट है यानी कि राइबोसोम की ये दोनों इकाइयां हैं एक दूसरे से जुड़ी रहती है। वो किसके द्वारा जुड़ी रहती है? मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ी रहती है। यदि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो ये जुड़ जाती है और मैग्नीशियम आयन की सांद्रता यदि घट जाती है तो ये दोनों इकाइयां क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। अब देखिए एडवांटेज क्या है, इस क्लेफ्ट का एडवांटेज क्या है? इस क्लेफ्ट के अंदर से क्या गुजरता है? इस क्लेफ्ट के अंदर से एमआरएनए यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय क्या गुजरता है? इसके अंदर एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए इस पे अंदर से इस क्लेफ्ट के अंदर रहता है ताकि उसके ऊपर क्या कार्य न करे? आपका एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है, एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो एमआरएनए पर कार्य नहीं कर पाता है और एमआरएनए के टुकड़े नहीं कर पाता है। अर्थात एमआरएनए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से बच जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के समय। इसी क्लेफ्ट में से ये एमआरएनए गुजरता है। तो ये राइबोसोम की सामान्य संरचना थी। अब हम बात कर लेते हैं कि राइबोसोम के बारे में हमने देखा है कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में ही
पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम जो पाया जाता है उसमें अंतर होता है। अब अंतर किस में होगा? अंतर होता है इसकी इकाइयों की, इसकी सब इकाइयों की। और ये सब इकाइयाँ किसकी बनी होगी? ये भी आरआरएनए की बनी होगी, ऊपर वाली भी, और नीचे वाली इकाई भी किसकी बनी होगी? आरआरएनए और प्रोटीन की बनी होगी। और नीचे वाली भी किसकी बनी होगी? आरआरएनए और प्रोटीन की बनी होगी। यानी कि अंतर केवल क्या होता है? इस यूनिट्स के अंदर पाए जाने वाले आरआरएनए और प्रोटीन के अंदर होता है, जिसके कारण इसका भी परिवर्तन हो जाता है। इसका जो सेडिमेंटेशन जो कोफिशिएंट है वो भी इसका क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। यानी कि स्वेडबर्ग गुणांक इसका क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर के रूप में जो किस किस प्रकार के आरआरएनए होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में, कौन सेल में? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो आपका आरआरएनए होता है, आरआरएनए होता है वह होता है 70S टाइप का, 70S टाइप का। ये यहाँ पर जो आपका 70S है, ये 70S क्या है? 70S के बारे में हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये आपका है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अवसादन। क्या बोलते हैं? अवसादन। इसे बोलते हैं गुणांक। और अवसादन गणना किसने किया था? स्वेडबर्ग ने दिया था। इसी के आधार पर इसका प्रतीक क्या लिखते हैं? S के रूप में लिखते हैं। यानी कि स्वेडबर्ग इकाई इसे कहा जाता है। तो स्वेडबर्ग इकाई के रूप में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है? ये 70S टाइप का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? 70S टाइप का। स्वेडबर्ग इकाई 70S टाइप की होती है। अब ये जो इकाई होगी, आपको पता है कि राइबोसोम जो होता है 2 इकाइयों का बना होता है, 2 सब यूनिट। यानी कि एक सब यूनिट तो बड़ी लार्ज, और एक तो बड़ी सब यूनिट और दूसरी क्या होगी? ये ऊपर छोटी सब यूनिट, यानी कि 2 सब यूनिट का बना होगा। तो 70S राइबोसोम में क्या होता है? जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक या अन्य जो माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट में इसी प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। उसमें क्या होगा? एक बड़ी इकाई होगी और एक है छोटी इकाई। बड़ी इकाई को हम क्या बोलते हैं? 30S, और छोटी इकाई को 30S, और बड़ी इकाई को क्या बोलते हैं? हमें 50S टाइप की इकाई कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स की जो 70S राइबोसोम होता है वो 30S और 50S इकाई के रूप में पाया जाता है। 30S और 50S इकाई के रूप में पाया जाता है। यानी कि 70S राइबोसोम है जो एक तो इकाई तो क्या होगी? छोटी इकाई ये क्या होगी? 30S, और एक बड़ी इकाई होगी जो क्या होगी? ये आपकी इकाई होगी 50S। यदि हम 30S इकाई के अंदर हम देखते हैं तो इसे भी किसका बना होगा? आरआरएनए और प्लस किसकी बनी होगी? प्रोटीन की बनी होगी। ये भी किसकी बनी होगी? ये भी आरआरएनए प्लस प्रोटीन की बनी होगी। इसके अंदर जो आरआरएनए पाया जाता है वो पाया जाता है आपका 16S आरआरएनए। छोटी इकाई में 16S आरआरएनए होता है, और जो बड़ी इकाई होती है 16S आरआरएनए होता है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो होगा आपके 21 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। और बड़ी सब यूनिट में देखिए, बड़ी सब यूनिट में जो आरआरएनए होते हैं 2 खंडों के रूप में होता है। एक तो होता है 23S आरआरएनए, और एक आपका होता है 5S आरआरएनए। और इसमें जो प्रोटीन होगा वो आपका होगा 34 टाइप का। यानी कि जो 70S इकाइयाँ होती है वो 30S 50S इकाई के रूप में, और 30S इकाई के रूप में 16S आरआरएनए और 21 प्रकार का प्रोटीन, जबकि बड़ी इकाई में 23S आरआरएनए और 5S
आरआरएनए पाया जाता है और इसके अलावा 34 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल का पाए जाने वाला आरआरएनए। अब हम बात कर लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में आरआरएनए जो होता है वो किस प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक सेल का आरआरएनए, अब बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल में आरआरएनए। यूकैरियोटिक सेल में जो आरआरएनए होता है वह होता है आपका एटीएस टाइप। कौन सा होता है? एटीएस टाइप, यानी कि एक तो इसमें छोटी सब यूनिट और एक क्या होगी? बड़ी सब यूनिट। छोटी सब यूनिट ये रही और बड़ी सब यूनिट है ये रही, यानी कि एक छोटी सब यूनिट और एक है बड़ी सब यूनिट होती है। और बड़ी सब यूनिट होती है उसमें क्या पाया जाता है? एक सेंटर में इस प्रकार का उभार पाया जाता है। अब देखिए छोटी सब यूनिट जो होगी एटीएस आरएनए में ये होगी 40S और बड़ी वाली होगी 60S। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें आरआरएनए को याद किस प्रकार रखते हैं कि ये बड़ी प्रकार की यूनिट है 8 को क्या कर दो आप? 8 को प्रमुखता से इसमें याद रखिएगा कि इसमें 8 को दे देते हैं। तो 8 को दे देते हैं, देखिए कि 18 प्रकार का तो क्या हो गया? आरआरएनए हो गया। 18 प्रकार का क्या हो गया? आरआरएनए। इसमें हो गया 40S यूनिट में। और इसमें देखते हैं तो 28 टाइप का तो क्या हो गया? आरआरएनए। दूसरा क्या हो गया? 5 आरआरएनए। अब आप कहोगे सर इसको तो आपने 8 दिया है और 8 के साथ आपने क्या दे दिया? 5 दे दिया है। चलो कोई बात नहीं है, इसकी नाराजगी को दूर करते हुए एक और देते हैं 5.8 आरआरएनए। तो इसमें 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? आरआरएनए पाए जाते हैं। और प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें होगी आपकी 30 टाइप की प्रोटीन और इसमें क्या होगी आपकी 40 टाइप की प्रोटीन। तो ये जो एटीएस आरआरएनए है उसकी छोटी यूनिट होती है 40S और बड़ी यूनिट होती है वो 60S होती है। छोटी यूनिट के अंदर 18 आरआरएनए प्लस 30 प्रकार के प्रोटीन और बड़ी इकाई में क्या पाए जाते हैं? 28S आरआरएनए, 28S 5S ऐसे आरआरएनए। और इसमें 28S आरआरएनए और 5S आरआरएनए और 5.8S आरआरएनए पाया जाता है, जबकि 40 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। तो ये आपका आरआरएनए था प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का आरआरएनए। अब आरआरएनए के कार्य के बारे में आप जानते हो कि जो आरआरएनए का जो कार्य होता है वह कार्य प्रोटीन सिंथेसिस तल के रूप में ही होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस आपको पता है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशंस के द्वारा होता है। अब ट्रांसलेशंस के द्वारा एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन संश्लेषण कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जब ये एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण के बारे में हम आगे की यूनिट में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये कोई एमआरएनए है, ये कोई क्या है आपका? एमआरएनए है। एमआरएनए पर प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए क्या जुड़ते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए ये आपका राइबोसोम में जुड़ता है। ये आपका क्या जुड़ता है? राइबोसोम जुड़ता है। ये राइबोसोम की क्लेफ्ट है। क्लेफ्ट के अंदर से क्या जाएगा? क्लेफ्ट के अंदर से क्या जाएगा? एमआरएनए जाएगा। यदि एक ऐसा तो है नहीं कि जो प्रोटीन की आवश्यकता केवल एक ही प्रकार के शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए एक एमआरएनए द्वारा बहुत सी प्रकार की प्रोटीन बनाई जाती है। तो जब बहुत सी प्रकार की प्रोटीन बनाई जाएगी तो एक समय में एक आरआरएनए पर क्या होगा? बहुत से प्रकार के क्या जुड़े होंगे आपके? बहुत से प्रकार के क्या जुड़े होंगे? राइबोसोम में जुड़े होंगे। बहुत से राइबोसोम क्या होंगे? इसके ऊपर जुड़े होंगे।
तो बहुत से ये राइबोसोम जब जुड़ते हैं तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? इस संरचना को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम, या इस संरचना को हम पॉलीसोम भी कहा जाता है। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, यानी कि mRNA पर एक समय में जब बहुत से राइबोसोम जुड़ते हैं तो उस संरचना को हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम में कहा जाता है। ठीक है। अब हमें पता है कि इसके फंक्शन के रूप में राइबोसोम क्या करता है? फंक्शंस के रूप में राइबोसोम के जो कार्य होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करना ही होता है। यानी कि जो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं, इसलिए इनका कार्य, मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस ही करना है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो राइबोसोम है तो ये बनता कैसे है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? ओरिजिन ऑफ राइबोसोम, ओरिजिन ऑफ ए राइबोसोम। राइबोसोम की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ राइबोसोम या बायोजेनेसिस ऑफ ए राइबोसोम। बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम या ओरिजिन ऑफ ए राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होते हैं, हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, केंद्रिका क्या होता है? अभाव होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होते हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में बनते रहते हैं। साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के द्वारा ये क्या होते हैं? बनते रहते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में। यदि हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, और हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल में जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाई जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेनें पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा यदि हम न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं, न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं तो इस मेम्ब्रेन के अंदर, केंद्र के अंदर एक छोटा सा केंद्र के समान ही संरचना और होती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। क्या कहते हैं इसे? केंद्रिका। ये आपकी क्या है? केंद्रिका। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो डीएनए मटेरियल गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, नहीं पड़ा रहता है, तो इस केंद्रिका में कोई विशिष्ट गुणसूत्र आके अटैच होता है, और जहाँ पर ये गुणसूत्र अटैच होता है, यहाँ पर जिस ये गुणसूत्र अटैच होता है इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन है कहा जाता है। और ये आपका जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन होता है, इसी रीजन के ऊपर क्या सिंथेसिस होता है? ये आपका आरआरएनए सिंथेसिस होता है। क्या सिंथेसिस होता है? आरआरएनए सिंथेसिस होता है। और इसी आरआरएनए की मदद से किसकी फॉर्मेशन की जाती है? इसी आरआरएनए की मदद से क्या बनते हैं? राइबोसोम बनते हैं, राइबोसोम बन जाते हैं। अर्थात यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम बनते हैं वो केंद्र के अंदर, केंद्रिका के पास में पाए जाने वाला एक न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन होता है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन्स के साथ एक विशिष्ट प्रकार का, यानी कि केंद्रिका से एक गुणसूत्र जुड़ा होता है। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन कहा जाता है। और इसी रीजन की सहायता से क्या होता है? इसी रीजन की सहायता से जो आरआरएनए बनता है, और इसी आरआरएनए के द्वारा किसका निर्माण कर दिया जाता है? राइबोसोम का निर्माण कर दिया जाता है। तो ये आपका था राइबोसोम की प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। थोड़ा सा हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम होता है
वो 70s टाइप का होता है। और इसी प्रकार का राइबोसोम आपके यूकैरियोटिक सेल के कुछ कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो हम जो 70s राइबोसोम है ये भी 2 इकाइयों का बना होता है, यानी कि 30s और 50s इकाइयों का। 30s इकाई भी राइबोसोम 30s इकाई आरआरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। उसी प्रकार से 50s इकाई भी आरआरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। 30s इकाई में जो आपका आरआरएनए होगा वो होगा 16S आरआरएनए। यहाँ पर S क्या है, यहाँ पर ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स यानी कि अवसादन गुणांक है या श्वेटबर्ग इकाई है जो S से लिखते हैं। तो ये 30S जो राइबोसोम 30S इकाई में 16S आरआरएनए और आपके जो 21 प्रकार के क्या होंगे प्रोटीन पाए जाते हैं। और जो 70S की बड़ी इकाई है उसे 50S इकाई कहते हैं। इसमें भी कितना होगा 23S आरआरएनए और 5S आरआरएनए और 34 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। यदि हम 80S आरआरएनए की बात करेंगे तो एक छोटी इकाई होगी वो 40S होगी और बड़ी इकाई क्या होगी 60S रूप में होगी। और जो छोटी इकाई होती है 40S वाली इकाई जो होती है वो उसके अंदर आपका जो मैंने कहा है कि 80S है तो इसे 8 की संख्या दे दीजिए। 8 की संख्या देंगे तो छोटी इकाई में 18S आरआरएनए और बड़ी इकाई में 28S आरआरएनए। इसके अलावा 5.8S आरआरएनए और 5S आरआरएनए पाया जाता है। छोटी इकाई में 30 प्रकार के प्रोटीन और बड़ी इकाई में 40 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। और जो आपका राइबोसोम होता है इसे प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका राइबोसोम और नेक्स्ट क्लास में हम किसी नेक्स्ट कोशिकांग की बातें करेंगे।